हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे जैसे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि TRE 4 का एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। उस तैयारी में कहीं ना कहीं आप लोग क्या होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं, TRE 4 यानी कि BPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उसमें साइंस यानी कि विज्ञान से भी लगभग आपका 25 से 30 प्रश्न आएगा। तो वैसे प्रश्न को बिल्डअप करने के लिए, वैसे प्रश्न को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि साइंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे दृष्टिकोण वाली बात होती है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ना तो बहुत चीज है, लेकिन उस चीज को फिल्टर कर पाना कि क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही दृष्टिकोणात्मक बात है। और इस बात को आप अपने जहन में उतार लेते हैं, समझ जाते हैं, परख जाते हैं कि हमको किस सेक्टर को छोड़ना है और किस सेक्टर पे काम करना है, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्कोर होगा वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग आज पहले जानेंगे कि एक्चुअली BPSC में जो साइंस से जो प्रश्न आते हैं, तो उस प्रश्न को उस कंप्लीट करने के लिए किस टॉपिक के बारे में हमको कितना डेप्थ तक पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो उन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें आज हम लोग छोटा सा सेशन में देखेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय इस सेशन में दीजिएगा, जिससे आपका BPSC की तैयारी में चार चांद लगाने में काम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने BPSC मिशन का, जो है विज्ञान का। तो इससे पहले आप लोगों का जहां कहीं भी आस्था हो, दुआ हो, दया हो, तो आप लोग एक बार अपने ईश्वर से कृपा कीजिएगा कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि जिस चीज के प्रयास में हम लोग लगे हैं उससे हमारा परिणाम जो हो क्या है, बेहतर आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले साइंस। जैसा कि आपको बता दे, साइंस प्रारंभ करने से पहले हम लोग पहले चीजों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक संप्रदाय को, हर एक अवधारणा को अपने दैनिक जीवन से जोड़ के समझे। क्योंकि जब आप जैसे ही किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने दैनिक जीवन से या डे टू डे लाइफ से जोड़कर सीखने का काम करते हैं, तो वह चीज आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में एक अलग छाप छोड़ता है और वो सारी चीज बहुत लंबे अवधि तक आपके दिमाग में रहेगा। तो हम भी कोशिश करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को आपके डे टू डे लाइफ से क्या करें, कनेक्ट करें। तो जैसा कि आपको बता दे, जो साइंस हम लोग को पढ़ना है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि BPSC में जो साइंस पोर्शन है उससे आपका मैक्सिमम 25 से 30 प्रश्न आता है। 25 से 30 प्रश्न आपका किससे रहता है, साइंस से रहता है। किससे रहता है, साइंस से रहता है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो साइंस के बारे में सुनिए कि साइंस क्या है, साइंस एक्चुअली है क्या। साइंस समझ गए तो काफी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आप ना समझे तो फिर यह आपके लिए क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड यानी कि उबाऊ सब्जेक्ट हो जाएगा। साइंस जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड सिंटिया से आया है। किससे आया है, एक लैटिन वर्ड सिंटिया से आया है, और उस सिंटिया का मीन्स होता है जानना। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड सिंटिया से आया है, और सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। किसी भी चीज के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमें क्या होता है, साइंस होता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज भी करते हैं कि यहाँ पे साइंस फिट है, बोलते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, साइंस फिट है। जैसे ही इस बात को हम सोचते हैं, जैसे ही इस बात को हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है क्या कि साइंस क्या है। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इस चीज में साइंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, साइंस लगे हुआ है। इसका मतलब हम कहें तो आम बोलचाल की भाषा में टेक्नोलॉजी, तकनीक, हर एक चीज। एग्जाम्पल देखिए, अभी हम आपको सुना रहे हैं और आप हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह भी देन किसका है, साइंस का है। यह भी देन किसका है, साइंस का है। अगर यूं बता दे आपको, तो आप जानते होइएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम, जो एक भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति थे जो क्या थे, साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट थे, जो इस देश भारत को, इस अखंड भारत को न जाने कई साल आगे करके वो पंच तत्व में विलीन हो गए। तो क्वेश्चन आता है आपके बीपीएससी में, आपके जो क्वेश्चन है एसएसटी पोर्शन से आएगा, पूछ सकता है कि कौन भारत में ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो क्या होगा आपका आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अब्दुल पाकुल जैनुल अब्दुल कलाम, जो भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। क्या थे, भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को न जाने कई 100 साल आगे कर दिए, जिससे आज हमारा देश टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तकनीक की दुनिया में, अनुसंधान की दुनिया में बहुत ऊंचाई पे लहरा रहा है। उनमें अहम भूमिका किनका था, एपीजे अब्दुल कलाम का था। चलिए, तो हम लोग क्या सीखे, साइंस कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है, सिंटिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। जिसका मतलब क्या होता है, जानना। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है, ऐसे साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। अब देखिए प्यारे साथियों, जैसे ही आप इन 3 चीज को देखिएगा तो अपने दिमाग में ये मत सोचिएगा कि ये 3 चीज है, बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इन तीनों चीज को जब जैसे ही आप यहां तक का जो सफर तय किए हैं, जो आपका एजुकेशनल ट्रिप था, शिक्षा का जो यात्रा था, जो आप 1 2 3 4 5 10 तक पास आउट करके, फिर 12th पास आउट करके, फिर डीएलएड बीबीएड करके, फिर आपने सीटेट पास किया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। इन तमाम चीजों में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनसे आप रूबरू है, जिनसे आपका जान पहचान है, जिससे आप परिचित हैं। बस थोड़ा सा एनर्जी लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा साइंस लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा टेक्निक की आवश्यकता है। जो चीज आप जान रहे हैं उन चीज में 4 चांद लगाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो हल्का सा रिकॉल करवाने का काम हम आपके साथ जरूर करेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना तो बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा उस चीज पर डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को पढ़ना है, और उस चीज को इग्नोर करेंगे जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर, हम उन चीजों पे ज्यादा डिस्कस करेंगे और आपके दैनिक जीवन से जोड़ने का काम करेंगे जो चीज आपको क्या है, पढ़ना है, और जो चीज नहीं पढ़ना है उसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे कोई प्रश्न आता है, प्रश्न का कितना ऑप्शन रहता है, 4 रहता है, लेकिन आपके बीपीएससी में क्या रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन ए बी सी, 3 ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन में रहेगा 1 से अधिक, डी ऑप्शन में रहेगा 1 से अधिक, और ई ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब ये जो 2 ऑप्शन आपके जैसे ही प्रश्न पत्र पे प्रस्तुत होंगे, आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, उधेर बुन हो जाएगा। यूं कहे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इन 2 ऑप्शन को अगर आप चाहते हैं मैनिपुलेट कर पाए, चीजों को समझ पाए, तो उसके लिए करना क्या होगा, हर एक चीज को, हर एक डाउट को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक क्रमवार तरीके से, एक सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, और अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उसको सेट करके रखना होगा। तो उन तमाम प्रश्न को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 3 ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं देखिएगा जिसमें आपको उस क्वेश्चन के बारे में 50 से 70% चीजें पता न हो। आप फंसते कहां पे हैं,
30% पे। यस और नो, बताइए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें आपको लगेगा कि नहीं हम 100% जानते ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। उस क्वेश्चन को आप 50 से 60% ऐसे ही सॉल्व कर लेते होइएगा, बस 30% में आप अटक जाते होइएगा। तो उस 30% पे काम करना है, उस 30% पे हमको काम करना है। क्लियर? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप 50 से 60% आसानी से सॉल्व कर लेते होइएगा, लेकिन जिन 30% पे आप अटक जाते हैं, आपका सुध बुध काम नहीं आता है कि ऑप्शन डी को मारे कि ऑप्शन ई को मारे, क्योंकि उनमें होता क्या है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों जो ऑप्शन होता है हमारे मस्तिष्क में एक अलग व्यवधान पैदा कर देता है। उन चीजों को हमको समझना है। 60 से 70% तो हम लोग हल कर ही लेते हैं, लेकिन जहां पे 30% हम हल नहीं कर पाएंगे, उस 30% पे हमको सोचना है, उस 30% पे डिस्कस करना है। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग भौतिक विज्ञान में बहुत सारी चीजों को पढ़ना है और बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। तो जिन चीजों को पढ़ना है वहां पे हम लोग अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। कहां से? तो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके। उसके बाद आता है आपका रसायन विज्ञान। क्या आता है? रसायन विज्ञान। ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। रसायन विज्ञान जैसे ही नाम आए तो एक चीज याद रखिएगा, लेवासिए या लभवाजे, ये क्या है? फादर ऑफ रसायन है, फादर ऑफ रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के पिता। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के पिता। लभवाजे या लेवासिए, इसका नाम याद रखिएगा। ये रसायनविद है, इनका बहुत योगदान है किस चीज में? तो रसायन के दुनिया में, जहां पे हम लोग देखने का काम करेंगे जो भी हमारे आसपास जितने भी प्रकार के अभिक्रिया होता है, जितने भी प्रकार का संतुलित अभिक्रिया, पाचन, पचना, ये जब से हम खाना खाते हैं वो खाना का पाचन हो जाता है। जिस किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से एंजाइम, लाड़, ये सब आने लगता है। ये तमाम चीज से जुड़ी हुई बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान। क्या आता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान, जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान। जीव विज्ञान में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है वही आपका क्या है? जीव विज्ञान है। वही आपका क्या है? जीव विज्ञान है। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। और रसायन विज्ञान को क्या बोलेंगे? लेवासिए या लववाजे। ऐसा ही छोटी छोटी चीजों को हम लोग आसान से आसान भाषा में समझने का, जानने का काम करेंगे। और मेन बात है कि इसको अपने दिमाग के साथ कनेक्ट करके रखना है। जो भी चीज हम पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ते बहुत चीज है, ऐसे हम लोग पढ़ते बहुत चीज है, लेकिन मेन खेला है आपको दिमाग में रख पाना। जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझिएगा, आप अपने घर से कहीं मार्केट जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो क्या आप जाते समय जब जा रहे होते हैं तो क्या रास्ते में एक आदमी को देखते हैं कि 100 आदमी को देखते हैं? 100 आदमी को देखते हैं। तो क्या सारे आदमी का चेहरा आपके दिमाग में होता है क्या? तो नहीं होता है, लेकिन आपके दिमाग में वैसे लोगों का चेहरा जरूर होता है जिससे आप ज्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, या आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। क्या आप कभी भी अपने रिलेटिव्स का चेहरा या अपने भाई बहन का चेहरा या माता पिता का चेहरा आपके दिमाग से ओझल हो सकता है क्या? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। तो जैसे आपके मस्तिष्क में, आपके संज्ञान में जैसे अन्य व्यक्तियों का चेहरा आपके मस्तिष्क पटल पे छाया रहता है, हमेशा साथ में रहता है, वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि हर चीज को, चाहे वो भौतिक विज्ञान की बात हो, चाहे वह रसायन विज्ञान की बात हो, चाहे वो जीव विज्ञान की बात हो, तो उस तमाम चीज को हम लोग अपने मस्तिष्क में संजो कर, जोड़ कर रखने का काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप विज्ञान के 3 पार्ट को समझ गए होइएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीवन से जुड़ी हुई चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा
पूरा साइंस का मॉडल हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि आपके भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, फिर देखेंगे रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, फिर देखेंगे जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा बीपीएससी 3RE4 सिलेबस के साथ, हो जाएगा ना। जब आपको हम बता देंगे कि भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है, तो आपके साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमको इन तमाम चीज़ों में इतना ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हम लोग का सहूलियत होगा कि हाँ इतना चीज पर हमको काम करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना है। पहला जो हम लोगों को चलिए देखिए, पहला हम लोग को जो पढ़ना है साइंस में, भोजन के स्रोत पौधे और जानवर दोनों। पहला हम लोग को पढ़ना क्या है, भोजन के स्रोत टॉपिक है साइंस के अंदर। अब बताइए इसमें जितना भी सारा टॉपिक है, क्या लग रहा है आपको, जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है? आप देख रहे हैं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, प्रजनन, श्वसन, जानवर में पोषण, ये जीव जंतु से जुड़ा हुआ चीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये सब किसके श्रेणी में आएगा, ये सब किस श्रेणी में आएगा? अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जीवन से जुड़ी हुई बात किस में आएगी, जीव विज्ञान में आएगी। तो ये किसका टॉपिक है, जीव विज्ञान का। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज हमको वहां पे पढ़ना है। तो पहला है भोजन के स्रोत, पहला है आपका भोजन का स्रोत। अब देखिए भोजन का स्रोत क्या होता है, भोजन का स्रोत क्या है। अब हम ही लोग खाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे अभी हम चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो चाय में जो चाय पत्ती आया होगा, कहां से आया होगा, हमारे घर से आया होगा? नहीं, पौधों से आया होगा। कहां से आया होगा, पौधों से आया होगा। तो ये रहा आपका पौधा, ये रहा आपका पौधा। तो बताइए भोजन का स्रोत एक क्या हम लोग देखें कि जो भी खाना हम खाते हैं, चावल दाल जो कुछ भी खाते हैं, वो कहीं ना कहीं पौधा से प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो पहला क्या हो गया, भोजन हमको पेड़ पौधा से आता है। और दूसरा, बहुत सारे लोग सर्वाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। जो कंप्लीट शाकाहारी है, जो कंप्लीट शाकाहारी है, उनका भोजन कहां से आएगा, पौधा से आएगा। जो सर्वाहारी है उनका भोजन कहां से आएगा, या तो पौधा से या जानवर से, यानी कि दोनों से आएगा। तो जैसे ही भोजन का जहां भी जिक्र हो, जैसे ही भोजन का जहां भी जिक्र हो, हमारे चीज में दो चीज क्लिक करना चाहिए। भोजन है मतलब या तो जीव जंतु से आया होगा, या तो पेड़ पौधा से आया होगा, या तो जीव जंतु से आया होगा, या पेड़ पौधा से आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इस लाइन में कोई दिक्कत है? चलिए अब दूसरा लाइन आपका क्या है, भोजन के घटक। अब हम चाय पी रहे हैं, चाय क्यों पिया जाता है, चाय पी रहे हैं, कभी हम लोग खाना खाते हैं, चावल दाल, ज्यादा वीकनेस हो जाता है तो हम लोग ग्लूकोन डी ये सब लेते हैं, ये सब हम लोग लेने का काम करते हैं। क्या है भोजन के घटक। अब जो भोजन हम लोग खाते हैं तो सिर्फ खाते हैं कि उसका कुछ मकसद भी है। मकसद है क्या, कि अब भोजन जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारा पहला काम क्या होता है, भूख मिट जाता है, भूख खत्म होता है। उसके बाद शुरू होता है असली सिलसिला। आप अक्सर देखते होइएगा जब कोई आदमी ऑन टाइम अगर सही से नहीं खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। वो क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्यों बीमार पड़ जाता है, क्योंकि भोजन का घटक जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भोजन घटक में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रफेज, पानी, ये घटक है भोजन का। अगर इस भोजन में से एक को घटक इधर से उधर हो गया, छिटक गया या गायब हो गया तो हम लोग क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे,
बीमार पड़ जाएंगे। अगर यकीन नहीं हो तो आप खाना खा लीजिए और पानी नहीं पीजिए, क्या आपका भोजन पचेगा? नहीं पचेगा। यकीन ना हो तो एक दिन खा लीजिएगा और बगैर पानी पिए सो जाइएगा, तो आप सुबह जब उठिएगा तो आपका खाना का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हुआ होगा, पूर्ण रूप से नहीं हुआ होगा। तो ये भोजन के तमाम घटक है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमारा मसल्स तैयार होता है। जो भी बॉडी बिल्डर होता है या जो प्लेयर्स होता है या जो धावक होता है उसको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा, जब हम भूखे रहते हैं, कभी कभी आप सुनते होइएगा कि जैसे कुछ दिन पहले दशहरा गुजरा है, दशहरा में बहुत सारी माताएं बहनें और भाई भी क्या रहे होंगे, फास्टिंग में रहे होइएगा। तो क्या ऐसा है कि अगर आप 2 दिन नहीं खाते हैं तो आपका काम तमाम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप 2 दिन नहीं खाते हैं फिर भी आपके पास एनर्जी रहता है ना, खाए वाले दिन के अपेक्षा थोड़ा सा कम एनर्जी रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि साफ एनर्जी नहीं है तो 2 दिन आप नहीं खाए तो आप उठने में असमर्थ है, ऐसा होता है क्या? आप चलने में असमर्थ है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब आप खाना नहीं खाते हैं, जब आप खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपके शरीर के अंग को काम करने के लिए एनर्जी रहता है। खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपके पास एनर्जी रहता है। तो जब खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपके पास एनर्जी है, तो उस टाइम एनर्जी देने का काम कौन करता है? हमारा वसा करता है। कौन करता है? वसा करता है। आपका फेस वाइली होता है, इसी वसा के वजह से होता है। अगर वसा ज्यादा हो गया तो समस्या, वसा ज्यादा हो गया तो समस्या, और कम हो गया तो भी समस्या। इसका लेवल जो है मेंटेन रहना चाहिए। ज्यादा वसा हो जाएगा आप मोटापा का शिकार हो जाइएगा। क्या शिकार हो जाइएगा? मोटापा। और जैसे ही मोटापा आया तो ऐसा कहा जाता है कि मोटापा जो है बहुत सारे बीमारियों का क्या होता है? घर होता है। जैसे ही मोटापा आया तो आप बहुत सारी बीमारियों का वो घर होता है। तो वसा ज्यादा हो गया तो समस्या, कम हो गया तो समस्या। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा विटामिन के बारे में, इस चीज को लिखते भी चलिएगा, पूछेंगे हम आपसे कल। विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, प्रोटीन भी एनर्जी देता है, वसा भी एनर्जी देता है। लेकिन ये विटामिन एनर्जी नहीं देता है, ये विटामिन एनर्जी नहीं देता है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बना के रखता है, डेवलप करके रखता है। और विटामिन का खोज किया था फंक, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। विटामिन का खोज कौन किया था? फंक साहब किए थे। क्लियर? तो फंक किए थे। कौन किए थे? फंक जो है विटामिन का खोज किए थे। इस चीज को याद रखिएगा। तो विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। खनिज हो गया रफेज, रफेज जो क्या होता है हमारे अंदर की चीजों को, जो अमाशय होता है उस चीज को क्या करता है? कंप्लीट रूप से नीट एंड क्लीन कर देता है। इसलिए रफेज वाला भी भोजन हम लोगों को लेना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रुक्षांश। क्या कहते हैं? रुक्षांश। पानी, ये सब भोजन के क्या है? घटक है। जो भोजन हम कंज्यूम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उन तमाम भोजन से हमारा शरीर यही सबको एब्जॉर्ब करता है और बाकी चीज को वेस्ट मटेरियल के रूप में, मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग कर देता है। बस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रफेज, इन सब चीजों को स्टोर कर लेता है। ये तमाम चीजें और भी हम लोग गहराई से डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर में। उसके बाद है पौधों में पोषण। पौधा में 2 तरह के पोषण होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। एक होता है स्वपोषी जिसमें पौधा आता है, परपोषी में हम लोग आते हैं। परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होना। जैसे अगर इस बार फसल अच्छा नहीं होगा तो हम लोगों को खाने में कठिनाई होगी। मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने भोजन के लिए निर्भर है किस पे? पेड़ पौधा पे। लेकिन पेड़ पौधा हम लोगों पे निर्भर है तो नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि पेड़ पौधा आपके घर खाना मांगने गया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वपोषी होता है, वो अपने आप में मस्त है, वह अपने आप में परिपूर्ण है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसीलिए उसको हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। एक है परजीवी, सहजीवी। इस चीज को भी हम लोग वहां पर पढ़ने का काम करेंगे। परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, इसे क्वेश्चन भी आता है। क्लियर? फिर जानवरों में पोषण, जानवरों में पोषण, जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं। पहले क्या होता है? यहाँ पे है इंगेशन, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। फिर क्या होता है? पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगिक
एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। इगेशन, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। ये तमाम चीज ऐसा नहीं है कि आपका बीपीएससी का सिलेबस है, ये क्लास 1 से लेकर आप जो 10 तक पढ़े हैं उसी का टॉपिक है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये पौधा में पोषण, परजीवी, जानवर में पोषण, ये श्वसन, जीव में परिवहन, प्रजनन, ये सब चैप्टर है कहाँ? 10th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 10th में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसका एक अलग से कोर्स है। अगर आप 10th में पढ़े हुईएगा तो हर एक टॉपिक आपका स्मूथली क्लियर हो जाएगा। स्मूथली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10th में ध्यान नहीं दिएगा तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। उसके बाद हम लोग श्वसन जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो अगर श्वसन नहीं करेंगे तो क्या ऊर्जा मिलेगा? अगर हम 5 मिनट सांस ना ले तो क्या हमारा शरीर का अंग काम कर पाएगा? नहीं करेगा, दिक्कत होगा। क्लियर? इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स मतलब पर्वत चढ़ने वाला, उसको बोलते हैं माउंटेनियर्स। जो भी पर्वत चढ़ने वाला होता है तो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो पीछे लाद के क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी है। जैसे ही ऑक्सीजन का कमी होगा दम फूलना शुरू हो जाएगा, कान से नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ये सब समस्या उत्पन्न होता है। तो ये कब होगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगा। जीवों में परिवहन, अब बताइए हमारे शरीर में परिवहन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना। अब हमारे शरीर में परिवहन किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, ब्लड का होता है। ब्लड पूरे शरीर में घूमता है कि नहीं घूमता है? तभी तो एनर्जी पहुंचता है। जो कुछ भी हम खाते हैं जिससे हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब मिला, तो उन तमाम चीज को हमारे शरीर में फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे सुनिए, जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो आदमी को इंजेक्शन लगता है कि नहीं लगता है? तो अब बीमार है, आपका प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम सपोज दैट कि पैर टूट गया है या पैर में बड़ा सा घाव हो गया है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो घाव आपके पैर में है और इंजेक्शन यहाँ लग रहा है। इंजेक्शन यहाँ लग रहा है। कैसे? क्योंकि इंजेक्शन यहाँ लगा, इसका मतलब जो इंजेक्शन में जो मटेरियल है, जो दवा है, वह इंजेक्शन के थ्रू कहाँ गया? आपके खून में गया। अब खून तो आपके पूरे शरीर में है, तो उसके माध्यम से पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा नहीं है कि घाव अगर आपके पैर में है तो जहां घाव है वही इंजेक्शन देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड का सप्लाई आपके पूरे शरीर में होता है। तो घाव अगर आपके पैर में है तो इंजेक्शन अगर हाथ में भी लग जाता है तो वहां तक मटेरियल पहुंच जाएगा। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक जिस चीज को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन को लिया, कार्बोहाइड्रेट को लिया, प्रोटीन को लिया, फैट को लिया, ये फिर ये ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के अन्य भागों में जाता है। फिर हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, शरीर का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आसान शब्दों में आ रहा है कि सबसे कठिनाई हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उबाऊ लग नहीं ना रहा है? पूरा समझ में आ रहा है ना? चलिए, दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो परिवहन का मतलब समझ में आया? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ब्लड बहने के लिए क्या है? हर जगह क्या है? नलिया है। क्या है? नलिया है। ये गांव घर वाला नाली मत समझिएगा। नली मतलब यहाँ होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का नली है, जिसको हम लोग जैसे सपोज दैट जब गांव में आप खेती करते हैं तो पानी को पटाने के लिए पाइप होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार ब्लड के सप्लाई के लिए यहाँ क्या है? नली है। क्या है? नली है। 2 नली का नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक का नाम सीरा है, एक का नाम धमनी है। जो हम लोग अब याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, 10th में आप सिरा, धमनी, हृदय इस सब के बारे में पढ़े होइएगा। अगर हल्का से भी रिकॉर्ड याद होगा तो ये सब शब्द सुने होइएगा। तो नली, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा है प्रजनन। क्या है? पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जानवरों में क्या होते हैं? प्रजनन होते हैं। अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगा तो क्या यह जीवन चल पाएगा? आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते होइएगा गांव में कि उसका वंश खत्म हो गया। क्या हो गया? वंश खत्म हो गया। क्या अगर प्रजनन प्रक्रिया नहीं होता तो वंश खत्म हो जाता कि वंश चलते ही रहता? तो प्रजनन बंद मतलब वंश खत्म। तो प्रजनन बहुत ही आवश्यक क्रिया है जिससे हमारा संतति क्या रहता है? कायम रहता है। पौधों में प्रजनन, फिर जानवरों में, इससे इस प्रजनन की सहायता से
चीजें का जो संतति होता है, जो वंश होता है, वो क्या रहता है, बरकरार रहता है, कायम रहता है। देखते हुइएगा आम के पेड़ के पास आम का ही ना पेड़ उगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आम का बीज होगा, इसलिए आम का पेड़ होगा। कभी आप देखे हैं कि आम के पेड़ के बगल में नीम का पेड़ आ जाए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आम का पेड़ है तो बीज भी वहां आम का ही होगा, जिससे आम का ही पौधा आएगा। फिर किशोरावस्था मतलब यौवना आरंभ काल, जिसमें शारीरिक हार्मोन परिवर्तन, जैसे ही आपका उम्र, जैसे ही आप क्या तो बाल्य अवस्था को क्रॉस करते हैं, बाल्य अवस्था को क्रॉस करते हैं तो आपका क्या आता है, किशोरावस्था आता है। तो जैसे बाल्यावस्था में आपका रहते हैं तो उस समय आपका जो सोचने समझने का लेवल होता है वो, और जैसे ही आप 14 प्लस के होते हैं, दोनों में डिफरेंस है कि दोनों सेम है? पहले आपका सोचने समझने का दायरा कम रहता है, लेकिन जैसे ही आप 14 क्रॉस करते हैं, जैसे मैट्रिक क्रॉस करते हैं, तो चीजों के बारे में सोचना समझना आपका बदल जाता है, रंग रूप बदल जाता है। और बहुत सारे उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजिंग भी आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे बहुत सारे जो बच्चे लड़का होगा उसका जो गला का जो ग्लैंड्स होता है वो बाहर निखर के आ जाता है। हाँ, गर्ल्स में ये छोटी होता है इसलिए दिखता नहीं है, ठीक है। और आवाज का भारीपन होना, ठीक है, अगर कोई बच्चा है तो उसका आवाज सुरीली होता है, लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था क्रॉस करता है उसका आवाज फट जाता है, आवाज क्या जाता है, फट जाता है। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मूछ का आना, ठीक है, ये सब क्या है, परिवर्तन होता है। किसकी वजह से? हार्मोनल की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। बच्चा का जो फेस दिखिएगा वो एकदम शाइनिंग रहता है, लेकिन जैसे ही आदमी जवान होता है या किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके चेहरा पे जो फेस होता है वो वाइली हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइली हो जाता है, वसामय हो जाता है। ये सब क्या है? कुछ लक्षण है किशोरावस्था के। उसके बाद है जीवन प्रक्रियाएं। जीवन में क्या क्या प्रक्रिया चलता है आप खुद सोचिए। आप जीवन में उठते हैं सुबह सुबह तो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो खाते हैं तो उसका पाचन होता होगा ना। तो पहला क्या हो गया? पाचन। आप सिर्फ पाचन नहीं होता है, क्या आप शोषण नहीं करते हैं? शोषण भी करते हैं। उत्सर्जन, मल का त्याग करना, परिवहन, ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब एक शब्द आया आपका नियंत्रण। क्या आया? नियंत्रण। अब हर चीज का एक नियंत्रण होता है। जैसे आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पे नियंत्रण का चीजें देखते होइएगा, ब्रेक रहता है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजी की बात बोल रहे हैं, तो यह भी एक हमारा दिमाग जो है क्या कर रहा है? नियंत्रण किए हुआ है। क्या किया हुआ है? नियंत्रण किया हुआ है कि हम इसी से जुड़ा हुआ बात बोल रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे इस चीज को हम रिलेट करके आपके संज्ञान में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में सेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी, इन तमाम चीजों पे नियंत्रण हमारे ग्लैंड्स का होता है। हम लोग डीपली से पढ़ेंगे इस चीज के बारे में आगे के क्लास में, जब हम लोग का ये टॉपिक आएगा। तो ये था पूरा आपका जीव विज्ञान का। अब हम विज्ञान का दूसरा भाग क्या देखे थे? बताइए, दूसरा भाग का नाम क्या है? तो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के फादर किसको बोलते हैं? लववासिए या लववाजे। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पदार्थों का वर्गीकरण। अब बताइए, पदार्थ का नाम आप कभी सुने थे? पदार्थ का नाम सुने थे? पदार्थ क्या है? जैसे किसी चीज को हम कहीं पर रखते हैं तो वो स्थान ग्रहण करता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब होता है ना। सपोज दैट कि ये आपका माउस है, हम अपने हथेली पे रख लिए तो ये इतना स्थान ग्रहण किया ना, तो ये हमारा क्या होगा? पदार्थ। तो हम कह सकते हैं हम अपने नगण्य आंखों से जितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं वो सब का सब क्या है? पदार्थ है। उसका 3 रूप हो सकता है। क्या? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। लेकिन चौथा अवस्था भी होता है। बताइए, चौथा अवस्था भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। और पांचवा अवस्था भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये बहुत ऊपर लेवल का है। क्लियर? इस चीज को हम लोग जब हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे वहां पर देखने का काम करेंगे। अब है मिश्रण। मिश्रण मतलब क्या हुआ? मिला देना।
मिश्रण मतलब क्या हुआ, मिला देना। वहां फिर हम लोग विलयन पढ़ेंगे, विलयन मतलब भी मिलाना होता है। जैसे चीनी पानी का विलयन, चीनी पानी का विलयन वो क्या है, चीनी पानी का विलयन हो गया। दूध चीनी का विलयन, घुलनशील, अब घुलनशील मतलब जो घुल जाए, अघुलनशील जो ना घुले। जैसे चीनी पानी में चीनी घुल जाए तो क्या होगा, घुलनशील हो गया। लेकिन बालू पानी में घुलेगा तो बालू क्या हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालू ही अघुलनशील होगा, कंकर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ये सब क्या होगा, अघुलनशील की श्रेणी में आएगा। अब है छानना। अब बताइए छानना आप नहीं जानते हैं, छानना जो चीजों को हम लोग अलग करते हैं, जैसे चाय पत्ती को चाय से अलग करना, चाय पत्ती को चाय से अलग करना। फिर वाष्पीकरण, वाष्प का, पानी का वाष्प में बनना, पानी का वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे ये किसी बर्तन में आप नीचे से हीट दीजिएगा तो पानी गर्म होगा, और जैसे ही वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो वो उबलना शुरू हो जाएगा ना, तो उसके बाद वाष्प बनना शुरू होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु के बारे में, धातु और अधातु के बारे में, जहां पर देखेंगे लोहा के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। अब बताइए लोहा एल्यूमिनियम को आप जानते हैं कि नहीं जानते, लोहा एल्यूमिनियम आपका क्या है, धातु है। सोना जानते होइएगा, सोना आप लोग यूज भी करते हैं। चांदी जानते होइएगा। कॉपर, कॉपर यूज भी करते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, जैसे ही आप जाइएगा बिजली के दुकान में, अभी जस्ट कुछ दिन पहले दिवाली गुजरा है, आप जैसी दुकान में गए होइएगा बिजली के दुकान में तो बोलेगा तार दीजिए, दुकानदार आपको पूछता होगा कि कॉपर वायर दे कि एल्यूमिनियम वायर दे। कॉपर वायर थोड़ा सा महंगा होता है, एल्यूमिनियम वायर थोड़ा सा सस्ता होता है। तो वो सब क्या है, धातु है। धातु से यहाँ पर कुछ धातु को नाम आपको हम बताए हैं, जब इसका चैप्टर आएगा तो हम लोग ऐसा ऐसा टेक्निक देंगे आपको, जिससे आप जैसी धातु आएगा तो आप एक बार में पहचान लीजिएगा कि टोटल एलिमेंट जितना है, पढ़ेंगे हम लोग वहां पे कि टोटल 118 एलिमेंट है, और उस 118 एलिमेंट में से कौन धातु है, एक लाइन का ट्रिक देंगे आपको, पूरा 118 में से आप धातु को क्या कर लीजिएगा, फिल्टर कर लीजिएगा। तो हम लोग वहां पर देखने का काम करेंगे। उसके बाद एसिड है, एसिड, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार और लवण, यह क्लास 10th में ही पढ़ना था, रसायन शास्त्र के दूसरे अध्याय में, याद है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल मतलब खट्टा। अब बताइए खट्टा क्या क्या होता है, खट्टा अनार होता है, आम होता है, इमली होता है, आंवला होता है, ये सब खट्टा होता है ना, स्प्राइट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है। अब बताइए सब कोई ऐसा शब्द का हम नाम लिए हैं जिस चीज को आप नहीं जानते हैं, सबको जानते हैं ना, आम, इमली, सबको जानते हैं ना, ये सब क्या है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, खट्टा होता है। तो जो दुनिया में खट्टा है उसमें क्या है, एसिड है, याद रखिएगा, हम पूछेंगे कल, जो दुनिया में खट्टा है उसमें क्या है, एसिड है। अच्छा, जब कभी आप नहाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि साबुन या सर्फ का एक बूंद आपके जीभ पर चला गया हो, कभी ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो जब अगला सुबह नहाइएगा तो इस चीज को कीजिएगा, साबुन का हल्का सा चख के देखिएगा कैसा लगता है, मरिएगा नहीं, ठीक है। साबुन को जैसे ही आप हल्का चखिएगा तो आपको कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। वो जो कड़वा लगा है ना, ये क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है। बोले ना, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका रिलेशन आपके दैनिक जीवन से नहीं है, आपके रियल लाइफ से नहीं है। तो क्यों नहीं हम सीख सकते हैं, बस चाहत है कि आप अपने अंदर उस चीज को क्या, एक आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए, आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए कि आई कैन डू इट एंड आई विल बी डू इट। कहने का मतलब कि आपके अंदर चाहत होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, और मैं ही करूंगा या मैं ही करूंगी। जैसे ही आपके अंदर एक चाहत आ जाएगा तो हर चीज को आप रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा और चीजें आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है लवण। क्या आता है, लवण। जहां पे हम लोग लवण का मतलब समझ में आया, लवण कहने का मतलब समझिए, जैसे आप नमक का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं। अब बताइए आप लोग, नमक से जुड़ा हुआ कौन ऐसा आदमी था जो पूरा वर्ल्ड फेमस था, हल्का सा सोचिए, नमक से कौन ऐसा आदमी है जो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गए।
तो आप हल्का फ्लैशबैक में जाइएगा तो आपको याद आएगा महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। देखिए प्यारे मित्रों, कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिस चीज से आप जानते नहीं है, जिससे आपका जान पहचान नहीं है। हर वर्ड से एक जान पहचान है, बस आपका कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे ही हम हल्का नाम लेंगे आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो आपकी चीज, आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, इन द सेंस पैसा का मतलब आपके पास नॉलेज है, बस उस नॉलेज को जरूरत है चीजों से कनेक्ट करना। क्या करना? कनेक्ट करना। तो वही कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ रहा है बातों को? तो वही कनेक्ट करना। जैसे हम नमक बोले तो हम बोले कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नमक से जुड़े थे और नमक से जुड़ के पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन छोड़ दिए, बहुत बड़ा आंदोलन क्या कर दिए? छेड़ दिए, जिससे भारत की आजादी में बहुत सहूलियत प्राप्त हुई, जिसका याद आप लोग को होगा, नमक कानून। क्या नाम है? नमक कानून। दांडी मार्च, दांडी यात्रा। कौन थे इससे जुड़े हुए व्यक्ति? महात्मा गांधी। तो जो लवण है, ये लवण कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसी लवण का मतलब होता है नमक। क्या होता है? नमक। अब उम्मीद करते हैं कि अम्ल का मतलब समझ गए होइएगा, क्षार का मतलब समझ गए होइएगा, लवण का मतलब समझ गइएगा। जो स्वाद में कड़वा होगा वो हमारा अम्ल होगा। स्वाद में जो कड़वा है, हम साबुन का चख लिए, साबुन अम्ल होगा कि लवण होगा? क्षार होगा। वेरी गुड। क्या होगा? क्षार होगा। और जो क्षार होगा कैसा होगा? कड़वा होगा। स्वाद नहीं चखिएगा तो एक बार चखिएगा जरूर, पता चल जाएगा। जैसे चीजों को आप रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा ना, वो चीज आपके दिमाग में बहुत लंबा समय तक रहेगा, और उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न भी आएगा ना तो आप यूं चंद सेकेंड में हल करने का काम कीजिएगा। और जहां पे आपका वो 30% वाला मामला अटकता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी, ऑप्शन ई में रहेगा इनमें से कोई नहीं, अब ले भैया ए बी सी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसी ऑप्शन डी को और जैसी ऑप्शन ई को देखिएगा आप टोटली कंफ्यूज हो जाइएगा, दिग्भ्रमित हो जाइएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। तो उस केस में आपको क्या करना है? तो इसी 30% का, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिएगा ना तो आप वहां पर सोच पाइएगा, आप वहां पे सोच पाइएगा। बस ये कनेक्टिविटी अपने अंदर आप बिल्डअप कर लिए तो यू विल क्रैक द बीपीएससी टीआरई 4। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। अब बताइए क्या? संकेतक। अब देखिए संकेतक का मतलब क्या होता है? संकेतक, जैसे आपका नाम क्या हुआ? जूली कुमारी। तो जूली कुमारी जैसी बोले तो शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? जे के लिखते हैं ना, लिखते हैं ना जे के। जैसे मेरा नाम शिवेश हुआ तो हम क्या लिखेंगे? एस के। तो ये क्या हो गया? संकेत हो गया। क्या हो गया? संकेत हो गया, सिंबल हो गया। क्या हो गया? संकेत हो गया, सिंबल हो गया। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे नाम का संकेत और सिंबल नहीं करेंगे। जैसे अभी आपको हम बोले हैं धातु और अधातु। धातु मतलब क्या? सोना, चांदी। अब सोना को साइंस में सोना नहीं लिखेंगे, साइंस जैसी आएगा तो हम साइंस में सोना को सोना नहीं लिखेंगे, सोना को लिखेंगे क्या? AU। क्या लिखेंगे? AU। चांदी आएगा तो चांदी को लिखेंगे AG, लिखेंगे AG। क्लियर? एल्यूमिनियम आएगा तो उसको लिखेंगे AL। तो यही हमारा संकेत है, यही हमारा क्या है? संकेत है। जहां भी साइंस में आपको इस तरह का चीजें देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह क्या है? संकेत है। क्लियर? अब है भौतिक रासायनिक परिवर्तन और अस्थाई अस्थाई। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है बताइए। जैसे आप देखते हुएगा, आप चांदी लाते हैं खरीद के, छोड़िए चांदी थोड़ा सा महंगा हो गया, हाँ हर कोई नहीं खरीद सकता है। साइकिल, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं, हर एक लड़का हो या लड़की हो सबको साइकिल दिए हैं कि नहीं दिए हैं? आपके पास है तो हम लोग उसी पर डिस्कस करते हैं। तो साइकिल आप जब लाते हैं, जैसी साइकिल शाम में आया खरीदा करके, सुबह सुबह हम लोग उठते हैं और जाते हैं और एक कपड़ा लेके पोंछना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई ऐसा मित्र है जो ये काम नहीं किए होगा? आपका नया नया साइकिल होगा, इस काम को आप नहीं किए होगा, ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन
जैसे ही आपका समय गुजरता जाता है, 2 महीना 3 महीना हो जाता है, तो क्या आप वैसे ही नए नए दिन की भांति साइकिल को रोज सुबह सुबह साफ करते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? सच बोलिएगा, उत्तर आएगा नहीं। उसके बाद आप देखते हो कहीं कहीं पर रिम पे काला काला आ जाता है या भूरा भूरा आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। या जैसी छत उत ढलाता है तो देखते ही जो छड़ बाहर निकल जाता है, उस छड़ का कलर डिसकलर हो जाता है कि उसमें चमक बढ़ जाता है? डिसकलर हो जाता है। लेकिन जो छत में चला जाता है, अब जब कभी आपके घर में छत ढलाया होगा तो देखते होइएगा जैसे संडास आएगा वायरिंग के लिए, उस समय जब फोड़ता है तो जो छड़ दिखता है तो वो छड़ जंग वाला दिखता है कि बिना जंग वाला दिखता है? हाँ, बिना जंग वाला दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। और जहां पे हुआ है वहां पे क्या दिख रहा है आपको? जंग लगा हुआ दिख रहा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन वहां हुआ है। समझ में आया बात? तो चीजें में जैसे लोहा का जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है जो कम समय के लिए, जो कम समय के लिए। सपोज दैट आप कहीं घूमने गए, टूर पे गए, आप शिमला मनाली गए, तो वहां पे आप जाइएगा, तो वहां पे आप क्या अस्थाई समय के लिए गए कि अस्थाई समय के लिए गए? लेकिन आप अपने घर पे कौन समय के लिए रहिएगा? अस्थाई समय के लिए रहिएगा। तो अस्थाई मतलब टेम्पोररी और अस्थाई मतलब परमानेंट। जो बहुत लंबे समय के लिए होगा वो क्या होगा? हमारा अस्थाई होगा। और जो कम समय के लिए होगा क्या होगा? टेम्पोररी होगा। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जहां पे हम लोग देखेंगे कैसे चीजें अभिक्रिया करता है आपस में, कैसे वो चीज मिलता है, कैसे जुलता है, उस चीज को हम देखेंगे संकेत के माध्यम से, तो वो हो जाएगा हमारा संकेत समीकरण। शब्द के माध्यम से देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा शब्द समीकरण। उसके बाद है हमारा कार्बन। क्या है? कार्बन। अब बताइए, फिर यहाँ पे अम्ल था इसलिए नहीं बताए हैं, अम्ल के बारे में आपको हम बता दिए हैं और विशेष हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। कार्बन और उसके यौगिक, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इससे अछूता हो। कार्बन का एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जिंदगी कार्बन से शुरू होता है और कार्बन से खत्म होता है। आप जहां भी चीज में आपको कालापन दिखाई देता है वहां पर क्या है? कार्बन मौजूद है। क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है। जैसे अब बच्चा कोई जन्म लेता है, उसको काजल लगाया जाता है ना, वो काजल में क्या है? कार्बन है। और जैसे ही बच्चा कोई आदमी का मृत्यु होता है तो वह कोयला जलता है, जलता है लकड़ी में, तो वहां भी क्या होगा? कोयला निकला, वहां भी क्या हुआ? तो कार्बन हुआ। क्या हुआ? कार्बन हुआ। इसीलिए हम बोले हैं कि कार्बन से जिंदगी शुरू और कार्बन पे ही खत्म। तो उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर देखेंगे कैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट रहता है, कैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट रहता है। तो उस बॉन्ड के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे और इस श्रृंखला, इस सब चीज हम लोग उसी चैप्टर में देखने का काम करेंगे। उसके बाद है आपका पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन और ऊर्जा के स्रोत। ये पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, हमारे लिए खाना हुआ, ये सब हमारे लिए क्या है? ईंधन है। बिना इसके, हम बिना भोजन के क्या हम काम कर सकते हैं लंबे समय तक? नहीं कर सकते हैं। बिना पेट्रोल का आपका वाहन चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो ये चीज हुआ, तो ये एक तरह से फ्यूल का काम करता है। क्या काम करता है? फ्यूल का करता है ना। बिना पेट्रोल का आपका गाड़ी चलेगा नहीं। तो एक तरह से एनर्जी मिलने का काम किससे होता है? पेट्रोल से होता है। फिर आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ेंगे ये जो आपको बताए हैं धातु और धातु, इसके बारे में, जहाँ पे एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि कौन से आवर्त में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है कि मेटल है कि मेटलाइट्स है, यानी कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। इन तमाम चीजों को हम लोग आवर्त सारणी के माध्यम से देखने का काम करेंगे। ये भी आपके क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ना था, आवर्त सारणी, जहां पे आप लोग सुने होइएगा मेंडलीव के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में, डोवेराइनर के बारे में, इन तमाम चीज के बारे में हम लोग सुने होंगे। कहां? तो क्लास 10th में। अब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम लोग तीनों चीज को देखें। अब जो ये आपका है क्या है? ईवीएस,
अब बच गया ईवीएस और क्या बच गया, बायोलॉजी का कुछ टॉपिक हम लोग जो देखेंगे ईवीएस से कनेक्ट मिलता जुलता टॉपिक आप लोग देखिएगा। जैसे क्या है, पौधे की संरचना। पौधे की संरचना में क्या आएगा, जड़, तना, पत्ती। और इस ऑल ओवर को हम लोग बोलेंगे, जड़ को अगर हम हटा दे तो इस तना पत्ती पुष्प को हम लोग बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, सूट। और इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ने का काम करेंगे कि जड़ क्या है। उसके बाद आता है तना पत्ती पुष्प, जिसको हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। फिर कोशिका संरचना, हमारे शरीर का यूनिट क्या है, कोशिका है। जैसे इस पूरे बिल्डिंग का सबसे छोटा पदार्थ क्या होगा, ईंट होगा। उससे भी छोटा जाए तो क्या होगा, मिट्टी होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, सेल होगा। तो हम लोग उस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जब बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो हम लोग पादप उत्तक और पशु उत्तक, पादप कहे तो पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा, इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। बस यहाँ पे आपको उस टॉपिक का क्या दिया गया है, हेडिंग दिया गया है, और उसके अंदर हम लोग डीपली से पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कॉर्डेटा है। हम लोग वहां पर पढ़ने का काम करेंगे किस किस समूह में कौन से जीव आते हैं। आपका इससे 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है। सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हानिकारक होते हैं। जैसे हमारे दही, दूध से दही का जमना, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं होगा तो दही जमेगा, नहीं जमेगा। तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हुआ, गुड बैक्टीरिया हुआ। तो वो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी हुआ कि अनुपयोगी हुआ। लेकिन कुछ बीमारी हो जाता है, जैसे टीबी। क्या हो गया, किसी को टीबी हो गया। तो टीबी होता है एक बैक्टीरिया के कारण, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से टीबी होता है। उस बैक्टीरिया के वजह से टीबी हो गया तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया। जब बहुत सारा बैक्टीरिया और वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोग और स्वस्थ, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा बीमारी है ना, बहुत सारा बीमारी, उस बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वस्थ, और फिर बीमार हो जाने के बाद फिर आदमी स्वस्थ भी होता है ना, उसका उपचार, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बीमारी 2 तरीके का होता है, एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाए, फैल जाए। जैसे कोरोना वायरस, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पटुआ वायरस, बोलते हैं ना गांव घर में कि पटुआ बीमारी है। कोरोना वायरस देखते थे, जैसे कोई किसी को कोरोना हो गया तो क्या वो अगला व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता था, नहीं आता था। क्यों, क्योंकि उसको डर होता था कि जैसे उससे कांटेक्ट में हम जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वो हो गया आपका संक्रामक। क्या हुआ, संक्रामक। और संक्रामक जो किसी के कांटेक्ट में आए बिना फैल जाए, न फैले। ठीक है, जैसे किसी का पैर टूट गया, हम उससे मिलने गए तो क्या मेरा भी पैर टूट जाएगा, नहीं, तो क्या होगा, और संक्रामक होगा। फिर विकासवाद का सिद्धांत हम लोग देखेंगे, जिसमें विविधता मतलब अलग अलग, चयन चुनने का भी काम वहां पर देखेंगे हम लोग, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर पर्यावरण में कचरा, प्रदूषण, ओजोन, ग्रीन हाउस, इस टॉपिक को याद रखिएगा। कचरा, प्रदूषण, ओजोन, ओजोन मतलब O3, ओजोन मतलब O3, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन क्या आएगा, जल आएगा, वायु आएगा, मिट्टी आएगा, ऊर्जा आएगा, ऊर्जा संरक्षण। तो इन तमाम चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कि क्या जल है, क्या वायु है, क्या मिट्टी है, क्या ऊर्जा है। इन तमाम चीज के बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अब आपका हम लोग इस प्रकार देखें, क्या रसायन शास्त्र देखें, उसके बाद जीव विज्ञान, और ये आपका लास्ट है क्या, फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स। कहा जाता है अगर आप मैथ यानी कि गणित, फिजिक्स इज डांसिंग ऑन द स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपके पास मैथ का ज्ञान होगा, गणित का ज्ञान होगा, थोड़ा भी गणित का ज्ञान होगा, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे आप मैथ बनाते हुएगा तो वहां पढ़ते हुएगा दूरी के बारे में, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो ये तमाम जो वर्ड है, ये वर्ड
पे आधारित आप बहुत सारे प्रश्न को बनाए हुएगा गणित में। वेग, त्वरण, किस स्पीड से जा रहा है, स्पीड कम है कि ज्यादा है, दूरी, कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें और इस पे आधारित हम लोग प्रश्न भी देखने का काम करेंगे। कहाँ? फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के गति चैप्टर में। जैसे ही गति आएगा तो ये तमाम चीज हम लोग वहां पे देखने का काम करेंगे। ठीक है, ये गति के अंदर तमाम टॉपिक आपका समाहित है। उसके बाद आया बल। जैसे हम यहाँ पे मार्कर उठाएं और यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या ऐसे उठ गया? हमारे पास कुछ ना कुछ इसको उठाने में हमको बल लगा होगा तब हम उठा पाए हैं। या हम चाय पी रहे थे तो क्या ऐसे उठ गया? कुछ ना कुछ बल लगाए होंगे ना। आप चलते हैं तो उस समय भी बल की आवश्यकता होती है। मतलब यूं कहें तो कोई ऐसा गतिविधि नहीं है जिसमें बल की आवश्यकता नहीं है। हर एक गतिविधि में बल की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। और फेमस साइंटिस्ट है कौन? न्यूटन साहब। इनका बहुत सारा लॉ भी है और इस न्यूटन के लॉ से आपका 1 से 2 प्रश्न फिक्स है कि आता है। 1 से 2 प्रश्न फिक्स है कि आता ही है। उन चीजों के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। अब ये है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो ऑब्जेक्ट फिर नीचे नहीं आता है, यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। और भी इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखने का काम करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले गुरुत्वाकर्षण का मतलब आम बोलचाल की भाषा में कोई चीज को आप फेंके वो पुनः कहाँ आ गया? नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। इसका मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। अब ऊर्जा, अभी हम लोग देखे हैं ईवीएस में ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं और बायोलॉजी में भी पढ़े हैं ऊर्जा के बारे में। और वहां सेम चीज यहाँ भी आया है। तो क्या यहाँ पे अलग होगा वहां पे अलग होगा? 2 गुने 2 अगर भारत में 4 होता है तो अमेरिका में 5 होगा क्या? नहीं ना होगा। जो ऊर्जा के बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे वही ऊर्जा यहाँ भी है। तो एक टॉपिक बहुत जगह सेम ही है, हर जगह सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जो हम बायोलॉजी में ऊर्जा पढ़े हैं यहाँ पे वो अलग होगा। हाँ, थोड़ा सा चीजें बदलेगा, उसका स्वरूप बदलेगा, उसका डीपली बढ़ेगा। वहां पे हम लोग एक लाइन में पढ़े हैं, यहाँ पे हम लोग जाके इसका इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन साइंटिस्ट ऊर्जा पे ज्यादा डिस्कस किए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने का काम करेंगे। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण और मानव आंख। ये आपका मैट्रिक का सबसे इंटरेस्टेड और सबसे मार्केबल चैप्टर है जिससे आपका कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्लास 10th में। तो परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें हम लोग लाइट में देखने का काम करेंगे। हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसके वजह से सुन रहे हैं? साउंड के वजह से सुन रहे हैं। और साउंड आपके पास जा रहा है किसकी वजह से? क्योंकि हमारे और आपके बीच में क्या है? हवा है। अगर ये हवा नहीं होता तो क्या आप हमारे आवाज को सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसीलिए जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्या आवाज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुन पाता है? नहीं सुन पाता, क्योंकि वहां पे हवा है ही नहीं, हवा है ही नहीं। तो वहां पर हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में, तीव्रता के बारे में, मतलब ध्वनि से जुड़ा हुआ हर एक चीज को हम लोग वहां पे देखने का काम करेंगे। और बिजली, अभी हम लोग पढ़े हैं बिजली के बारे में, जहां पे सुने हैं धातु और अधातु, जहां पे सुने हैं धातु और अधातु। तो जो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे चालकता के बारे में, वो फिजिक्स में पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। वहां पे हम लोग थोड़ा डिस्कस किए हैं। जब ये चैप्टर आएगा तो सिर्फ इसी से रिलेटेड चीज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चुंबकत्व है। चुंबक मतलब मैग्नेट, जहां पे हम लोग विद्युत चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका स्रोत ऊर्जा, फिर क्या आ गया? आपका ऊर्जा आ गया। एक ऊर्जा यहाँ आया, फिर यहाँ आया, जीव विज्ञान में आया था। तो आप एक चीज, एक टॉपिक को एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी का अलग सिलेबस जारी किया है। क्या है? ये आपका 10th का सिलेबस है। 1 से लेकर 10th में जितना चीज हम पढ़े हैं बस उसको हल्का डीपली पढ़ना है और जो चीज मेरे दिमाग में है उसको रिलेट करना है। क्योंकि जैसे ही रिलेट करना आप स्टार्ट कीजिएगा वो कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत लंबे समय तक रहेगा। और जहां आप कोई क्वेश्चन आता है, पहले आपको बताए हैं 60 से 70% तो आप सॉल्व कर लेते हैं, मामला अटकता कहाँ है? 30% में। तो 30% मामला क्लियर यही सब कॉन्सेप्ट करेगा। तो ये था आपका पूरा बीपीएससी का क्या सिलेबस। और ये लास्ट स्लाइड ईवीएस का।
ईवीएस, जो हमारे आसपास जो भी परिघटनाएं घटता है, जिसमें आप देखते होगा क्या, जल चक्र। जल चक्र मतलब पानी का वाष्प बनना, वाष्प का ठंडा होना और फिर पानी बनना, ये क्या एक साइकिल बन गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्षा, मौसम और जलवायु। अब मिट्टी के प्रकार और संरचना। अब हम लोग ऐसा नहीं है, मिट्टी आपके कहीं दूर का चीज तो है नहीं, आपके आसपास का चीज है। हम लोग जो चीज क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 4 में पढ़े हैं, उसी से हल्का रिलेटेड और थोड़ा सा डीपली हम लोग यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे कि मिट्टी कई प्रकार का होता है। इससे बहुत सारा प्रश्न आएगा कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, इस तरह का प्रश्न आपका यहाँ से आएगा। फिर प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं होता है, आपदा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा आंधी, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप, ये सब किसमें आएगा, प्रकृति में आएगा। और एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट होना, किसी एयरपोर्ट का उड़ा देना, ये सब किसमें आएगा, आपका मानव जनित आपदा में आएगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पे हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। मेढक कीड़ा मकोड़ा को खाता है, मेढक को फिर सांप खाता है, इस तरीके से हर एक चीज एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, जहाँ पे उपभोक्ता, अपघटक, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे। उसके बाद आता है जीवों का संरक्षण। जीवों का संरक्षण, वन्य जीवन, आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीवन कहने का मतलब हुआ कि कैसे हम किसी भी प्लांट, हर एक चीज को सरवाइव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर हम लोग हैं तो हम लोग समय समय पे खाना पीना, फिर हम लोग पढ़े स्टार्टिंग में ही, भोजन का कुछ क्या होता है, घटक होता है। किसी भी घटक का अगर कमी हो जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो वन्य जीवन और आरक्षित क्षेत्र, जहां पे हम लोग बहुत सारे जीव जंतु, अभी जो आपका रेड डाटा बुक का नाम आप सुने होइएगा, रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या है, ये तो रेड डाटा बुक आपका ऐसा चीज है जिसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधा का एक डाटा है जो विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने के कगार पे है। आप बहुत सारा जानवरों को देखते हो, जैसे डायनासोर, गेंडा, ये सब क्या हो रहा है, खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है। तो वैसी चीजों का इसमें क्या है, संकलन है, एक डाटा है कि हाँ पहले ये था लेकिन अब आपके प्रतिकूल वातावरण होने की वजह से ये सब क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। तो वैसे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे। अब है प्रदूषण। क्या है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु में जब कोई अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय मतलब जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो, वो क्या हो गया, अवांछनीय हो गया। वायु, जल, ध्वनि, नियंत्रण। अब ये सब जब प्रदूषण होगा तो कैसे उसको हम नियंत्रण करेंगे, कैसे उसको हम खत्म करेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वायु प्रदूषण हो गया तो हम लोग कैसे उसको नियंत्रण करेंगे, पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे, जिससे जो CO2 का लेवल है वो थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा। CO2 पेड़ पौधा कंज्यूम कर लेता है और उस CO2 से क्या बनाता है, अपना ग्लूकोज बना लेता है, जो उसके एनर्जी में काम आता है। तो जैसे ही वायु प्रदूषण होगा तो हम लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। फिर संसाधनों का सतत प्रबंधन। संसाधनों का सतत प्रबंधन, जो हमारे चीजों को चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उसका अवसर मुहैया करवाएंगे, जिससे हमारा प्रबंधन क्या रहे, बना रहे। और इस 3R का फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन इससे, 3R का मतलब क्या होता है, तो रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब दोबारा करना, और रिसाइकल मतलब बार बार करना। जैसे कोई भी चीज है, आप जितना कम से कम हो उसका यूज कीजिए। रीयूज, कोशिश कीजिए कि आप उसको दोबारा अपने काम में लाएं। तीसरा, रिसाइकल, उसको बार बार इस्तेमाल कीजिए। यही आपका क्या है, 3R इन द सेंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये था आपका पूरा सिलेबस BPSC TRE 4 के लिए, किसका, साइंस का। बाकी फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि कैसे किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।